वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जुलाई में, आशा ये है कि जुलाई में या जुलाई मिड तक में एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो जाए। हालांकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई के अराउंड आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स जो हमसे बच्चों ने डिस्कस किया है उनको लेकर के, और जो भी हमारे यहाँ के जो सेलेक्टेड बच्चे रहे हैं उनके कुछ अनुभवों से मैंने एक एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश की है। एक पेपर का पैटर्न कैसा होगा आपके सामने मैथ्स के लिए, और मैथ्स में कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जिनको ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या 100% क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चंस को करना हमें कैसे है, कैसे उनको जल्दी से सॉल्व करना है। तो आज की इस क्लास में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में शुरू करने जा रहा हूँ। जिस वे में हम लेकर के चलेंगे उसी वे में आपके एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियसली। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जब अब एग्ज़ाम में जाएंगे, बैठेंगे, तो वहाँ पे पूरा पेपर का पैटर्न लगभग इसी ढंग का होने वाला है। तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा उस टाइम। एटवंस आप एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो चीज़ें एटवंस आती हैं हमारे सामने, तो हमें उस एटवंस के लिए तैयार रहना है, अचानक होने वाली चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो अगर आप इन एनालिसिस को देखेंगे और अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रीवियस हमारे यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन गया है। जो भी स्टूडेंट्स थे हमारे वो काफ़ी, उन्होंने जो भी 25 क्वेश्चंस में काफ़ी 24, 23, 25 तक भी किए हैं काफ़ी बच्चों ने, तो वो एक फ्लो आ जाता है। तो आज उस ट्रेंड एनालिसिस को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखो, एनालिसिस के लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे की है। यहाँ एनालिसिस में 25 आउट ऑफ 30 से करूँगा। देखो, रीज़न ये है कि पेपर मिलता नहीं, पेपर हमारे सामने इसका आता नहीं। तो जो भी हम से शेयर होता है, बच्चों के एक्सपीरियंस जो भी शेयर होते हैं, जो भी पिछले 10 साल में या 8 साल में जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनको आधार बना करके हम इसको डेवलप करते हैं। तो एग्जैक्ट हम 25 तक नहीं, एक लमसम अमाउंट मैंने माना है 30 क्वेश्चंस का। तो 30 क्वेश्चंस में ही मैंने सारे चैप्टर्स को किया है। तो इन्हीं 30 में से 25, यानी कि हो सकता है कि अगर एनालिसिस मैं करूं, तो अगर मैंने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का एनालिसिस किया है 4 क्वेश्चन का, तो उसी में एक क्वेश्चन आप कम कर देना। तो इस तरह से एक एक 2-2 कम करते हुए वो 30 कहाँ पहुँचेगा, 25 में पहुँचेगा। तो सारे पेपर्स, पूरे मैथ्स को मैंने इसमें बांटा है। तो जैसे ही हम 30 के अराउंड होते हैं, हम 100% वाली, 99 to 100% वाली कंडीशन पे पहुँच जाते हैं कि इनसे इतने क्वेश्चन को आना है। थोड़े से अधिक क्वेश्चन को अगर हम मान के चलते हैं तो हम 25 पे पहुँच जाएंगे, लेकिन सीधे 25 पे ही लेकर के चलें तो हम फिर कम पे चले आएंगे। तो इस वजह से मैंने 30 को एनालिसिस किया है। 30 में से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स में मैथ्स में 25 क्वेश्चन आने हैं। तो इसको लिखते भी चलेंगे, और वैसे मैं इसको अवेलेबल भी करा दूंगा ऐप में, इस पूरे एनालिसिस को। और अभी जो स्टूडेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे टॉप मोस्ट में मैंने रखा है, ये 2 हैं हमारे पास। पहला तो है सेट थ्योरी, और दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, सेट थ्योरी आप हिंदी में समुच्चय
सिद्धांत कहते हैं, और रिलेशन और फंक्शन को संबंध एवं फलन कहा जाता है। ये देखो, सेट, रिलेशन और फंक्शन एक साथ ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो एनडीए में पढ़ाया जाए, एयरफोर्स में पढ़ाया जाए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो इनसे आप 100% ये मान के चलेंगे, 99 to 100% होगा कि इससे क्वेश्चन दिया जाए। बहुत ही रेयरेस्ट होता है कि क्वेश्चन ना आए, बाकी 99 to 100% होता है कि सेट, रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन आए। और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको लगभग मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन किया है 3। देखो, इससे बढ़ ही सकता है, 4 ही हो सकता है, घटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो करीब 3 से 4 के करीब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो हमारा ये जो पहला 2 था, उसके कितने क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, इसको लिखते चलेंगे। तो हमारा जो पहला सेट, रिलेशन और फंक्शन जो था, पहले 2 के लिए हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, और यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमने 3 लिख दिया। अगली स्थिति पे आते हैं। इसके बाद हम आते हैं एलजेब्रा में। देखो, हालांकि सेट, रिलेशन और फंक्शन ये जो एलजेब्रा के ही पोर्शंस हैं, कुछ पार्ट फंक्शन का कैलकुलस में भी पढ़ना है, बट हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। सेक्शन वाइज अगर बांट के हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ाई बोझ नहीं रह जाती है। सेक्शन वाइज हमारे लिए काम हमारा आसान हो जाता है, हमें अच्छी तरह मालूम होता है कि किस से कितने क्वेश्चन को तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए। तो हमेशा सेक्शन वाइज बांट के पढ़ता है। तो मैंने एक सेक्शन तो बांट दिया यहाँ पे, पहले 2 का सेट, रिलेशन और फंक्शन में। ठीक है, फिर हम एलजेब्रा में चलते हैं। यहाँ एलजेब्रा में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने रखी है। ठीक है, एलजेब्रा या बीजगणित में तो तीसरा हमने रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में सम्मिश्रण संख्याएं कहते हैं। चौथा सीक्वेंस एंड सीरीज रखा है। ठीक, इसको श्रेणी लिख लेते हैं, श्रेणी और अनुक्रम कहा जाता है, केवल श्रेणी लिख लो। 5वां हमने रखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय। ठीक है, 6ठा हमने रखा है बायनोमियल थ्योरम। ठीक, द्विपद प्रमेय जिसको कहते हैं, BT, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बायनोमियल थ्योरम के। ये 4 हमने अलजेब्रा में रखा है, और 4 इसलिए रखा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 to 100% के बीच में आने वाले ये चारों, 99 to 100% के बीच में ये चारों आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर तैयार करके जाते हो तो एक ही क्वेश्चन मैंने माना है। मैंने ये माना है कि कॉम्प्लेक्स से एक आ गया, सीक्वेंस से एक आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक आ गया, बायनोमियल से एक आ गया। हालांकि 1 से ज़्यादा बढ़ेगा, 0 नहीं होगा, 100% में आना है, 1 से ज़्यादा हो सकता है 2 आ जाए। तो इसको अगर हम 4 मान के चलें तो हमारा 3, 4, 5 और 6, इसको अलजेब्रा के सेक्शन में हमने डाल दिया। इससे कितने प्रश्न आ रहे हैं? 4 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो इसको आप लिखेंगे, ये हमारा अटेंडेंस है। अलजेब्रा में मैंने इसको बांट दिया है। ठीक, अब आते हैं अलजेब्रे में ही कुछ पोर्शंस होते हैं जो थोड़े से कम आते हैं।
एक सेक्शन तो बांट दिया, जैसे मैं सेक्शन बांट रहा हूं बिल्कुल वैसा ही सेक्शन बांट लेना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैटर्न पूरी तरह मालूम रहेगा हमें किससे कितना तैयार करके जाना है। अब आते हैं कि कौन कम आते हैं, अलजेब्रा में ही कौन से कम आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। अब हमारा जो 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 जो हमने रखे हैं, तो हमने जो 7वां रखा है ये है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सबने पढ़ा होगा, जो 0 1 में आता है। द्विगुण संख्याएं इसको हिंदी में कहते हैं, थोड़ा टिपिकल हिंदी है। द्विगुण संख्याएं, बाइनरी नंबर कम आता है। इसके बाद हमने रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, द्विघात समीकरण, और लॉग इसमें रखा है, लॉग, लघुगणक। ये मैंने जो रखा है ये लगभग ये 50% के अराउंड रखा है, 50% चांस, मतलब हो सकता है ये आए, हो सकता है ये ना आए। इसके पहले वाले पूरे 100% में था, ये क्वाइट पॉसिबल आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है किसी पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं रहा, किसी पेपर में लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं रहा, वो पेपर बन गया, तो ये हो सकता है कि आए या हो सकता है कि ना आए। फिर भी हमने इसको एक एक और एक मान लिया है, तो 3 क्वेश्चन हमारे यहां से आ गए। तो 7, 8 और 9, ठीक, ये हमने 3 क्वेश्चन का हासिल किया। बाकी आप लिखते चल रहेंगे या वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेंगे कि कौन से हमने 7 और 8 और 9 में रखा है, तो वहां से पता चल जाएगा। यहां पे हमारा अलजेब्रा पोर्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब आते हैं ट्रिगो में। ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति, ठीक। अब ट्रिगो में हमने क्या किया है, ट्रिगो में सिर्फ 2 ही आने हैं, ट्रिगो में 2 ही आने। चलिए 9 के बाद 10 मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा याद रखना आसान होगा, 10 और 11, ठीक। तो ट्रिगो में बहुत कम आते हैं। पहला तो आता है ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड एंगल्स, ट्राइगोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल, TRA जिसको कहते हैं, ट्राइगोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में TRA लिखेंगे। हिंदी वाले लिख सकते हैं कोणों के माप तथा अनुपात, ठीक, कोणों के माप तथा अनुपात, TRA, ट्राइगोमेट्रिकल रेशियो एंड एंगल। दूसरा आता है इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, तो इनवर्स आपका होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये इनवर्स ट्रिगो आएगा। अब है क्या कि सिर्फ यही 2 पढ़ना है, हाइट डिस्टेंस नहीं आना है, प्रॉपर्टी ट्रायंगल नहीं आना है, सिलेबस में ही नहीं है। ये दोनों आपको पढ़ करके जाना है, इससे ही आना है, ठीक। अब ये बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको मैंने 2 दे दिया है और इसको 2 दे दिया, बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। तो लगभग 4 तो प्रश्न हम मान के चलते हैं कि पूरे ट्रिगो से हमारे सामने 4 या 5 प्रश्न आए। तो हमारा जो 10 और 11 हो गया। अब देखो ये 100% में रखेंगे, बिना ट्रिगो के तो पेपर बनना नहीं है, तो 100% ये होगा कि क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आना ही आना, 100% रखेंगे तो ट्रिगो के बिना पेपर बनना नहीं है। तो 2 और 2 4, हो सकता है 5 आ जाए, तो हमने 4 ही कर लिया, चलो ठीक। अब हम आते हैं
अगले पार्ट पे, अगला जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरह का होता है, 2D होता है और 3D होता है। ठीक है, तो 2D को हम 100% में रखेंगे, बिना इसके पेपर नहीं बनने वाला। 3D को हम 50% में रखेंगे कि हो सकता है 3D का कोई एक क्वेश्चन, जैसे 3D में क्या आता है, स्फीयर आता है, ठीक है, पॉइंट इन स्पेस आता है, तो 3D का हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले और हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे। चांसेस क्या है, 50-50% है। लेकिन 2D का 100% 100% चांस है कि 2D से वो क्वेश्चन करना ही करना है उसको, उसके बिना पेपर नहीं बनेगा। क्योंकि 2D में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, सर्कल है, वृत्त है, कोनिक सेक्शन है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, दीर्घवृत्त पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, परवलय पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, अति परवलय पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्कल, वृत्त पढ़ते हैं, कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं, शंकों का परिच्छेद पढ़ते हैं। तो ये 100% की कंडीशन होगी कि 100% ये तय है कि ये जरूर ही आएगा। ठीक, तो ये 100% हमने रखा। अच्छा, 100% में हमने क्या किया यहाँ से, अगर हम स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, सर्कल से एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, कॉनिक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन जरूर मान के चलेंगे। हो सकता है एक पैराबोला से आ जाए, हो सकता है एक एलिप्स से आ जाए। तो ये हमारे सामने कितने दे दिया, 4 दे दिया। तो हमारे सामने ये हम रख लेते हैं, इसको 12 में इसको रख लेते हैं और 13 में 3D को रखते हैं। 3D को फिलहाल एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, एक कर लेते हैं। तो चलिए 12-13 पे आते हैं। तो इससे मैंने कितने लिए हैं, 2 और 2 4 ले लिया है, और 12 से लिया है 4। 12 में हमारे सामने क्या क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, 2 डायमेंशनल में रखा है। इससे हमने 4 क्वेश्चन को मान लिया। अब इससे चूंकि 50% ही आने, एक ही क्वेश्चन को हमने माना है 3D से। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो 4 पिलर थे, अभी एक और है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हुए कितने, 4 3 7 3 10 4 14 15 16 17 18 और ये 19। बिल्कुल ही हम लोग किनारे पे हैं, बिल्कुल ही क्लोज हैं। हम एक जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट में होता है कि एक्सपेरिमेंट की वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। तो बिल्कुल उसी ढंग का है। हम अपने 25 क्वेश्चन के बिल्कुल ही क्लोज पे अब पहुंच चुके हैं। तो लगभग यही पूरा पैटर्न है। अब आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस या कलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सीमा इसको कहते हैं, सीमा, सततता और व्यकलनता, शायद हिंदी इसकी कुछ अजीब सी है, अवकलनीयता, चलो लिख ही देते हैं। सीमा, सततता तथा अवकलनीयता। ठीक है, ये 3 है। और दूसरा, अच्छा 13 से हमने शुरू किया, चलिए इसको 14 लिख देता हूं मैं, इसको 15 लिख देता हूं। तो 14 15 वाले में डिफरेंशिएशन हम ले लेते हैं, ये अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। 16 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसी अवकलन के अनुप्रयोग होगा। अवकलन के अनुप्रयोग मतलब कैसे यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 17वां है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन।
और 18 डेफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन 19 है वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है, इसको एरिया अंडर कर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरिया अंडर कर्व। ये आप लिखते चलेंगे, अदरवाइज हम अपने ऐप में भी इस चीज को हम डाल देंगे, बट यहाँ पे ट्रेन एनालिसिस हम समझते चलेंगे। एरिया अंडर कर्व, सांकों से घिरा क्षेत्रफल, वक्र से घिरा क्षेत्रफल, वक्र से घिरा क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे। और अभी बचा है कैलकुलस में ही 19 तक हम ले चुके हैं। कैलकुलस में ही हम यहाँ 20 यहाँ में लिख दे रहा हूँ। 20वां जो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, अवकल समीकरण है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण, इसके बाद चलिए इसके बाद आएंगे, बाद में करेंगे हम एनालिसिस। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वहाँ तो बाद में आएंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा, यानी कि इससे हम कुछ को मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ जहाँ से हम 100% पे रख सकते हैं। ये लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब में जिसको भी मैंने टिक किया है, जिन पे सही किया है, इनको आप 100% के बीच में या 99 to 100% के बीच में रख सकते हैं। ये चांस बनेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये आते हैं। तो कुछ होता है ना कि इसके बिना पेपर नहीं बनना है, तो पेपर में ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 100% में मैंने रखा है। बचे दो जो हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया अंडर कर्व, इन दोनों को मैंने 50% रखा है। इसलिए 50% रखा है कि क्वाइट पॉसिबल कि आपके एग्जाम में हो सकता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से आ जाए, हो सकता है एरिया, दोनों एक साथ, बहुत रेयरेस्ट होता है कि देता है। हो सकता है कि किसी पेपर में उसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डाल दिया, किसी पेपर में एरिया अंडर कर्व डाल दिया है, हो सकता है किसी पेपर में डाला ही नहीं। तो ये हम 50% में ही रखेंगे, 50% में ही रखेंगे। ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हमने इसमें एक ही चलो क्वेश्चन माना, सिर्फ एक माना। हालांकि एक और हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे दिख रहा है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अगर उसने एक लिमिट से चुना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल एक चुन लिया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। डिफरेंशिएशन से एक ही आना है, ये मान लीजिए कि एक ही आना है, ज़्यादा नहीं आना है। इंटीग्रेशन से भी वो कोई भी एक इंटीग्रेशन देता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका नाम ही है निश्चित समाकलन, तो निश्चित आएगा। जिसका नाम क्या है? निश्चित समाकलन। तो ये मान लो कि ये निश्चित रूप से आएगा, तो एक क्वेश्चन एक मैंने इसको रख लिया, निश्चित रूप से रख लिया। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ये 100% की श्रेणी में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन मैंने इससे रख लिया। ठीक, समझते चलेंगे। अब आइए, अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2, एक 3, 4, 5 और ये 6 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। 13 के बाद से हम चल रहे हैं। ठीक, 14, 15 और 16 और 19 तो वहाँ लिया है।
14, 15, चलो लिख ही देते हैं, 16, 17, 18, 19 और 20। ये सीक्वेंस आप देखते चलेंगे, इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब इसमें क्या आएगा, अब इसको समझ लेते हैं। तो 14, 15, 16, अच्छा हमने क्या किया कि 50% रखा है, तो चलिए इससे एक ही मान लेते हैं। 16 और 19 से हमने क्या माना, एक ही क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन हो सकता है आना है। तो टोटल अब कितने हो गए हमारे पास, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 इससे माना था मैंने, तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7। ये 7 मान लिया मैंने, ठीक। वेल अभी भी एक छोटा सा पोर्शन बचा है, 7 मैंने कैलकुलस को दे दिया है। एक छोटा सा पोर्शन बचा है और वो है प्रोबेब। और वेक्टर, कुछ बच्चे कहेंगे वेक्टर बहुत कम आता है। अब बात आई प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रायिकता की। ये हमने 21वां दे दिया और इसको 22वां दे दिया, ठीक। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ये आ गया 100% की कंडीशन में। प्रोबेबिलिटी आपकी किस में चली आई, 100% की कंडीशन में चली आई कि तय है, बिना इसके पेपर नहीं बनने वाला। वेक्टर हमने 50% में रखा है, हो सकता है आए या हो सकता है ना आए, तो इसीलिए इसको किस में रखा है हमने, 50% में ही रखा है, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी से ये तय है कि 1 या 2%, एक तो 100% रहेगा, एक तो तय है कि रहेगा ही, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। यहां हमने फिलहाल 2 मान लिया है और वेक्टर से 1 हमने मान लिया है। अब ये कितने हो गए, 21 और 22 कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, 21 और 22, ये हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। देखते चलेंगे, 2 और 1, 3, ठीक। अब यहां पे मैंने अलजेब्रा में शायद उसको छोड़ दिया था, तो उसको मैं यहां पे देखूंगा। डिटर्मिनांट और मैट्रिसेस, डिटर्मिनांट और मैट्रिसेस बिल्कुल अलग रखना। डिटर्मिनांट और मैट्रिसेस, ठीक है। सारणी, सारणिक तथा आव्यूह, ठीक। अब देख लेना, हो सकता है उस टेंडेंस में अगर छूटा हो तो। इसको अलजेब्रा का ही पोर्शन है, लेकिन इसको बिल्कुल मैंने सेपरेट रखा, अलग, इसको अलग ही पढ़ना। डिटर्मिनांट मैट्रिसेस हमेशा अलग करके पढ़ लेना, अलजेब्रा से फायदे में रहोगे। तो डिटर्मिनांट मैट्रिसेस को हमने अलग कर लिया। तो अब ये तो 100% लिख ही दो, तो 100% लिख दो। डिटर्मिनांट मैट्रिसेस के बगैर ना तो एनडीए का पेपर बनता है, ना तो एयरफोर्स का पेपर बनता है। ये दोनों में से कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो इससे हमने यहां पे 2 क्वेश्चन को मान लिया। तो चलिए अब ये हो गया डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस 23 और 24 मैंने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस रखा है, तो इसका 2 रख लिया, ठीक। अब थोड़ा सा हम इसको जोड़ते हैं, अब देखते हैं कितना हो रहा है। तो 4 और 3 7, 3 10, 4 14, 15 16 17 18, ये 19 और 20 21 22 23 24,
और 7 4 11 यानी कि 31 हुआ। देखो 30 मैंने बोला था, 30 अराउंड मैंने बोला था, 31 हुआ है। चलो किसी में भी कम कर लेते हैं, चलो इसी में कम कर लिया मैंने, 2 ही कर लिया। तो अब टोटल कितने आ रहे हैं, इन टोटल को जोड़ने पर हमारे सामने कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। इन्हीं 30 में से 25 क्वेश्चन वो चुनेगा। पूरा 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 यही पैटर्न होता है, इन्हीं में से उसे 25 चुनना है। तो इन द सेंस कि हो सकता है कि अलजबरा से 4 मैंने यहां पे किया है, उसने 3 चुन लिया, 1 कम कर दिया। इसमें से 3 मैंने इमेजिन किया है, हो सकता है इसमें से 2 चुन लिया, इसमें से 3 1 घटा दिया, और 30 में से सब में से यहाँ 5-6 सेक्शंस हैं, सब में से 1 करके घटा दिया। तो किसी भी सेक्शंस में से 5 को घटा दिया, तो चलो 30 में से हमने 5 को घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 25 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस आपका हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन का रखा है, जिसमें से बोर्ड जो आपका एग्जाम लेने वाला बोर्ड है उसे कितने क्वेश्चन को चुनना है, 30 में से 25 क्वेश्चन को चुनना है। वो इसी ढंग से चुनेगा, पूरा यही पैटर्न होता है। एक आध उसमें से कम कर देगा, सब में से एक एक कम कर दिया, तो आपको उसको 25 मिल गया। क्लियर है? तो यहां तक हमने देखा कि 25 क्वेश्चन हमारे 10 एनालिसिस में बन कैसे रहे हैं। क्लियर है? इसी वे में पार्ट बाय पार्ट आप बांट करके तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, ऐप में भी मैं डाल दूंगा कि आपको पार्ट कैसे बांटना है मैथ्स का। अब आते हैं मेन चीज कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसे आने हैं। 25 हैं, 25 मिनट का समय है, तो ये जान लो कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे ट्रिकी ही अप्रोच के आएंगे, ट्रिकी अप्रोच के अलावा कुछ नहीं होगा। तो उन सारे ट्रिक्स को मैं बताऊंगा यहाँ पे, और विद इन 20 to 30 सेकेंड, या हो सकता है कई प्रश्न आप ऐसे ही देख के आप बता लो, सीधे आपको क्लिक करना रहे, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा। तो अगली हमारी जो क्लास अब होगी, मतलब नेक्स्ट जो स्लाइड बनेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपके सामने कौन कौन से ट्रिकी अप्रोच चल रहे हैं। ट्रिकी अप्रोच को हम देखेंगे। तब तक के लिए चाहिए।